नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। 24 अक्टूबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है इंडियाज यूएन जर्नी फ्रॉम आउटलायर टू द हाई टेबल। यहाँ पे इंडिया का जो यूएन का सफ़र रहा है 75 सालों का, इसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। कैसे यूएन जनरल असेंबली में 3 फेजेस के थ्रू इंडिया गुजरा है। इन फेजेस के समय इंडिया को पता चला है कि यूएन की जो यूटिलिटी है वो बहुत हद तक लिमिटेड है। 20 दिसंबर 1956 को 20th ऑफ दिसंबर 1956 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जवाहरलाल नेहरू जी के ने खड़े होकर बोला कि भले ही यूनाइटेड नेशंस ने कुछ भी वंडरफुल नहीं किया है, बट यूनाइटेड नेशंस रहा है, यही एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं 1956 में बोली हुई ये नेहरू जी की बात आज भी एप्लीकेबल है। तो कैसे इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में उन इश्यूज को उठाने से कतराया है जिस पे यूनाइटेड नेशंस कुछ भी नहीं कर सकता, इंडिया की मदद नहीं कर सकता, और जिन इश्यूज में सच में यूनाइटेड नेशंस कुछ कर सकता है उन इश्यूज को बहुत प्रोएक्टिवली परस्यू किया है इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ, मिस्टर CSR मूर्ति ने इन पॉइंट्स को देखेंगे। ये आर्टिकल धर्म के आधार पर, मैट्रिक्स ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस एंड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। रिसेंटली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो चीफ है मोहन भागवत जी, इन्होंने ये बोला है कि देखिए, इंडिया सिर्फ हिंदू का लैंड नहीं है, ये मुस्लिम्स का भी लैंड है। और यहाँ पे ये बताया गया कि देखिए, हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, मुस्लिम्स नहीं रह सकते। हम एब्राहमिक रिलीजन्स को नहीं बुलाना चाहते इंडिया में, मतलब जो बाहर के रिलीजन्स हैं, जो ओरिजिनेट नहीं हुए हैं इंडिया में, या कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत लंबे समय से नहीं रह रहे हैं, उनका इनग्रेस नहीं होना चाहिए इंडिया में। तो इस तरीके की कुछ बातें बोली गई हैं। प्लस भागवत जी ने यह भी बोला है कि जो मुस्लिम्स हैं इंडिया में, वो बाहर की कंट्रीज से ज्यादा खुश हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पुटअप किए हैं फैजल मुस्तफ़ा जी ने। फैजल मुस्तफ़ा जी बोलते हैं कि कुछ हद तक मिस्टर भागवत की बात सही है, कुछ हद तक मिस्टर भागवत की बात गलत है। फिर यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को और बहुत सारी चीज़ों को कोट करके जो मुस्लिम्स की हालत है इंडिया में उसको पॉइंट आउट किया गया। अभी बात यह है कि जो भी डाटा इस आर्टिकल में बताया गया दैट इज टोटली रिलेटेड टू रिलीजन, और रिलीजन से रिलेटेड डाटा ज़्यादा आपके काम का है नहीं, ठीक है ना। और किसी भी एग्जाम को उसको कोट भी मत करना। आपकी ओवरऑल एग्जाम्स के प्रिपरेशन में भी ये आर्टिकल किसी काम का नहीं, तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको पढ़ लो। नेक्स्ट आर्टिकल है हिटिंग वेयर इट हर्ट्स। देखिए, रिसेंटली बिल्कुल ही इलेक्शन सर पे हैं। 3 नवंबर को इलेक्शन है यूएस में, और एक टेम्परेरी B1 बिजनेस वीजा इशू किया जाता है यूएस में। अभी इस टेम्परेरी B1 बिजनेस वीजा को भी बंद करने की बात कर दी है यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन ने। मतलब जैसे जैसे इलेक्शंस नियर आ रहे हैं, वैसे वैसे किसी भी तरीके से करके इंडिया, मतलब यूएस के अंदर जो भी बाहर की कंट्री के लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, जिसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो इंडियंस का है। अगर लोग इमिग्रेट करते हैं यूएस के अंदर, तो एक बहुत मेजर चंक उसमें इंडियंस का होता है। और कैसे ना कैसे करके हर तरीके के वीजा को बंद कर रहे हैं। ग्रीन कार्ड की प्रोसेसिंग को बंद किया, H1B वीजा की प्रोसेसिंग को रोक दिया 31 दिसंबर 2020 तक। अब ये B1 बिजनेस वीजा को भी रोक रहे हैं, जो टेम्पररी वीजा है। तो भाई बात यह कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो व्हाइट हाउस है, जो यूएस प्रेसिडेंट जहां पे गवर्न करते हैं, भैया वो पीछे पड़ गए हैं वीजा के ऊपर। रीजन क्या है कि कोरोना वायरस के पैंडेमिक के चलते और इकोनॉमी के नीचे जाने की वजह से जो जॉब मार्केट है वो हिल गया है यूएसए में। अभी इस जॉब मार्केट के हिलने की वजह से ट्रंप का एक सिंपल पॉइंट एजेंडा है कि अमेरिकन को नौकरी दो और बाहर वाले लोगों को बाहर निकालो। अब यहाँ पे एक और बात कही जा रही है कि अगर ट्रंप हार जाते हैं और बाइडेन जीत जाते हैं, तो उसके बाद भी वीजा नॉर्म्स को पहले जैसा कर दिया जाएगा, इस बात की कोई गारंटी है नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप इन सब चीजों के बेसिस पे ही वोट ले रहे हैं, और जो बाइडेन अगर जीतते हैं तो इन सब चीजों के बेसिस पे ही वो अपने रिफॉर्म एजेंडा को आगे परस्यू करेंगे। इसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं, इसको देखेंगे। नेक्स्ट है टेकिंग ऑन द सेंटर। सेंटर ने फार्म बिल्स तो पास करा दिए, लेकिन बहुत सारे स्टेट फार्म बिल्स को मानने के लिए तैयार नहीं, और अपने अपने बिल लेके आ रहे हैं जिससे वो फार्म बिल्स के इफेक्ट को निगेट करना चाहते हैं। सेंटर ने कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 33B को इन्वोक किया है अपने फार्म बिल्स को पास कराने के लिए। लेकिन यहां पे स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए, ये जो फार्म लॉज है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और एग्रीकल्चर हमारा इशू है, ये मतलब हमारा है। एग्रीकल्चर पे नियम कानून बनाने की ताकत हमारी है। तो पंजाब बिल लेके आ रहा है सेंटर के फार्म लॉस को हटाने के लिए। राजस्थान में क्या हो रहा है कि राजस्थान में भी ये बोला जा रहा है कि हम बिल लेके आएंगे। कुछ और स्टेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बातें बताई गई, किस तरीके से पंजाब और बाकी स्टेट सेंटर को काउंटर करने की कोशिश करने वाले हैं, किस पे, इन फार्म बिल्स पे, इसके बारे में बात कही गई। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं दोस्तों, जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
मुझे सपोर्ट करने के लिए ऑलमोस्ट आपकी सारी प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ। आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर ही बन सकते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स का जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इंडिया यूएन जनरली फ्रॉम आउटलायर टू हाई टेबल। 75वीं वर्षगांठ थी फाउंडिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस की, और 75वीं वर्षगांठ पे यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स को लेके बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। इसको मैंने पहले भी हिंदू के अपने एडिटोरियल्स में डिस्कस किया है। हम लोग 2021 से नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर एक बार में 2 साल का टेन्योर पकड़ते हैं। अब यहाँ पे यूएन में रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी रिसेंटली यूएन की जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए बोला कि रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। 1945 का जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसको आप 2020 में इम्पोज नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि यूएन जनरल असेंबली में 20 दिसंबर 1956 को खड़े होकर नेहरू साहब ने बोला था कि यूनाइटेड नेशंस ने भले कुछ बहुत बड़ा काम ना किया हो, बट यूनाइटेड नेशंस है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 75 साल बीत चुके हैं और यहाँ पे 3 फेजेस में हमको देखना पड़ेगा हमारे इन्वॉल्वमेंट को। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस पे। पहला फेस आता है अंटिल द एंड ऑफ कोल्ड वॉर इन 1989। कोल्ड वॉर बहुत लंबे समय तक चला है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया उसके बाद 2 पावरफुल ब्लॉक्स बने। एक था कैपिटलिस्ट ब्लॉक लेड बाय यूएसए, दूसरा था सोशलिस्ट ब्लॉक लेड बाय यूएसएसआर। यूएसएसआर 1990s में टूट गया और आप कह सकते हो कि कोल्ड वॉर 1989 में ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। इंडिया ने इस पीरियड तक 1989 तक क्या सीखा? इंडिया लर्न द रोप्स ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड इनहेंसिंग इट्स डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस एज अ मॉडरेटिंग फोर्स इन ईजिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। ये जो टाइम था दोस्तों, इस समय पे एशिया और अफ्रीका में बहुत सारी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी। बहुत सारी कंट्रीज थी जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही थी। हमको 1947 में आज़ादी मिल गई, बट बहुत सी ऐसी कंट्रीज जिनको 1950s में, 1960s में, 1970s में, 1980s में आज़ादी मिली है। तो बहुत सारे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे इन कंट्रीज में। उस समय पे ये जो सुपर पावर राइवलरी थी, एक तरफ यूएसए दूसरी तरफ यूएसएसआर, इन सब के अलावा एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का गुप बन रहा था नॉन अलाइंड मूवमेंट में, जिसको बहुत सारी कंट्रीज ज्वाइन कर रही थी और उसमें इंडिया ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। साथ साथ इस समय तक इंडियन लीडरशिप ने यह भी सीखा कि बहुत वाइटल और जो सेंसिटिव इश्यूज है इंडिया के लिए, उस पर यूएन की हमें कोई मदद नहीं मिल सकती। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का इशू, इंडिया को यह समझ में आया कि अगर हमने यूएन के भरोसे छोड़ दिया जम्मू एंड कश्मीर का इशू, तो जम्मू एंड कश्मीर शायद हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर जैसे सेंसिटिव इशू पे इंडिया ने साफ साफ बोल दिया कि हम यूएन का किसी भी तरीके का मीडिएशन नहीं सुनेंगे। दिस इज अ बायलैटरल इशू एंड इट विल बी रिजॉल्व्ड बायलैटरली। तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस का इस्तेमाल किया किस लिए? जो कॉमन कॉजेस थे जिनको यूनाइटेड नेशंस में एक्चुअली में टैकल किया जा सकता था, जैसे एंटी कॉलोनियलिज्म में, एंटी रेसिज्म में, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में, इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये वो प्लेटफॉर्म्स थे, ये वो इश्यूज थे जिसके ऊपर इंडिया को ये समझ में आया कि हाँ भाई, यूएन में बहस छेड़ते हैं, कुछ यूएन में एक्चुअली में हो सकता है। सेंसिटिव इश्यूज जैसे जम्मू एंड कश्मीर, उनका यूएन में कुछ भी नहीं हो सकता, इंडिया को नुकसान और हो जाएगा। फिर इंडिया ने बहुत क्लेवर थिंग्स भी किए। इंडिया ने प्रपोज कर दिया यूनाइटेड नेशंस में 1988 में कि भाई आप एक 3 फेज प्लान लेके आइए जिससे हम एलिमिनेट कर सके न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब आप सोचिए, 1988 में प्लान प्रपोज कर रहा है इंडिया। उस समय पे यूएसए के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, रशिया के पास भी, और उस समय तो यूएसएसआर था, यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, चाइना के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। अब इन कंट्रीज के पास उस समय पे न्यूक्लियर वेपन्स है। ये कंट्रीज बाप बन के बैठी हैं यूनाइटेड नेशंस में उस टाइम पे। तो क्या लगता है कि इंडिया एक प्लान प्रपोज करेगा कि हाँ भाई, हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कर देते हैं और इनमें से कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। बट फिर भी इंडिया ने अपनी स्टैंडिंग को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने की बात करी यहां पे। फिर भैया आसपास की कंट्रियों के द्वारा, और खासकर यहां पाकिस्तान की बात की जा रही, पाकिस्तान बार बार कश्मीर का इशू को यूनाइटेड नेशंस में ले जाने की कोशिश करता था। सीधे सीधे इंडिया ने बोला कि देखिए, शिमला एग्रीमेंट में साफ साफ लिख रखा है कि कश्मीर के ऊपर कोई भी बातचीत होगी तो बायलैटरली होगी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ओके, तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद 1971 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था और शिमला एग्रीमेंट में साफ साफ ये बात बोल दी इंडिया ने कि भैया इंटरनेशनल इश्यूज पे हम लोग थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखेंगे। अच्छा, ऐसा इंडिया ने बोला क्यों? क्योंकि इंडिया को 1962 के बॉर्डर वॉर में चाइना के अगेंस्ट डिफीट मिली थी और इस बॉर्डर वॉर के दौरान यूनाइटेड नेशंस ने कोई इंटरवेंशन खास किया नहीं था। चाइना खुलेआम इंडिया के अगेंस्ट एग्रेशन कर रहा था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं आई। यूएसए मदद करने के लिए आया, बहुत बाद में आया। रशिया एकदम शांत बैठ गया। उस समय पे इंडिया को यह समझ में आया कि भाई, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, हम किसी भी
बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे इस बात के लिए डिपेंड नहीं हो सकते कि वो हमें किसी मुसीबत के समय पे बचाएगा। और ये 1962 के चाइना के वॉर में इंडिया को समझ में आ गया और उसके बाद से इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत प्रॉपर तरीके से बदला और उनको ये समझ में आ गया है कि यूएन पे एक लिमिट से ज़्यादा अब हम डिपेंड नहीं कर सकते। उसके बाद आप देखोगे कि जो सेकंड फेज आया 1989 तक की तो हमने बात कर ली, 1990s में चीजें थोड़ी बदलेंगी। 1990s इंडिया के लिए एक बहुत मुश्किल पीरियड था। उस समय पे एकदम से कोल्ड वॉर खत्म हो गया, तो यूएसएसआर जो कि एक हमारा एलाई हुआ करता था, ये टूट के पड़ गया कमजोर। यहाँ पे एक ताकत उभर के सामने आएगी, यूएसए। और यूएसए की दोस्ती उस समय पे इंडिया से बहुत कोई अच्छी नहीं थी, यूएस पाकिस्तान को दोस्त अपना बना चुका था। अब बात यहाँ पे ये हो गई कि इंडिया की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी बहुत थी। इंडिया में बन रही थी कोलिशन की सरकारें। कोलिशन की सरकारें आपस में लड़ती रहती थी अपने अपने इश्यूज के लिए। नेशनल इश्यूज पे बात बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई 1991 में, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा। क्योंकि हमारे पास जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज थे वो केवल $1 बिलियन थे और हमारे पास केवल एक हफ्ते के इंपोर्ट करने का पैसा था, उसके अलावा हमारे पास पैसा ही नहीं था। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे बहुत कमजोर होते नजर आ रहे थे। तो धीरे धीरे हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया, जिससे आगे आने वाले समय में हमारी जो इकोनॉमी है वो ऊपर की तरफ जाएगी। उसके बाद आप ये देखोगे कि जो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहा है। पहले इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट होता था वो इम्प्रैक्टिकल होता था। इंडिया ऐसे ऐसे लॉफ्टी आइडियल्स के ऊपर बातचीत करता था जिनको कभी इंप्लीमेंट ही नहीं किया जा सके। बाद में इंडिया को समझ में आया कि लॉफ्टी आइडियल्स के ऊपर बात करना बेकार है, कोई सुनने वाला है नहीं, प्रैक्टिकल डिसीजंस लो। तो इराक के ऊपर यूएस ने इन्वेजन किया। उसके बाद भी इराक ने जब कुवैत को छोड़ भी दिया, ऑक्युपाइड कुवैत को, उसके बाद भी इराक के ऊपर टफेस्ट टर्म्स लगाने के लिए जब वोटिंग हुई यूएन में, तो यूएन में इंडिया ने फेवर में वोट किया। फिर कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ रही थी 1990s में। पाकिस्तान बहुत हद तक इन्फिल्ट्रेशन कर रहा था इंडिया के अंदर, और जब कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा आएगा तो ऑब्वियसली बात है इंडियन आर्मी भी बहुत एक्टिव हो जाएगी। तो इंडियन आर्मी ने भी उठ उठ के मारना शुरू किया इन मिलिटेंट्स को। पाकिस्तान इस इशू को इंटरनेशनलाइज करने लगा, बोलने लगा कि इंडिया के कश्मीर में ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। उस समय पे इंडिया ने यूएन में अपने सॉफ्ट कॉन्टैक्ट्स को निकाला, ईरान और चाइना जैसी कंट्रीज के साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन में पाकिस्तान को चेकमेट करने की कोशिश की। उतना इसमें फायदा हुआ नहीं, बट कहीं ना कहीं इंडिया को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि हमको कैसे टैकल करना है इस तरीके के इंटरफेरेंस को। फिर भैया 1999 में नाटो ने यूगोस्लाविया पे अटैक कर दिया, और बिना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन के। तो कुल मिला के बात ये थी कि जो अमीर कंट्रीज थी, जो बड़ी और ताकतवर कंट्रीज थी, यूएस और रशिया जैसी, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर रही थी और यूएनएससी उनको रोक नहीं पा रहा था, ना ही यूनाइटेड नेशंस उनको रोक पा रहा था। 1996 में इंडिया के लिए एक और सेटबैक आया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट में इंडिया जापान के सामने हार गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया पीछे हट गया। इंडिया ने अपने क्वेश्चंस ऑफ सिक्योरिटी को हमेशा बचा कर रखा। ऐसे इश्यूज जो इंडिया की सिक्योरिटी को अफेक्ट करते थे, वहां पे इंडिया बहुत प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व था। जैसे कि 1995 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को एक्सटेंड करने की बात की गई, और उसके बाद बैकडोर इंट्रोडक्शन कराए जाने की कोशिश की गई, किसकी? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996। तो 1995 और 1996 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, क्या मतलब था इन दोनों का? इन दोनों का मतलब ये था कि देखो, वो कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं वो तो अब बाप बन चुके हैं। तो यूएस, रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज बाप बन चुके, तो ये तो बाप बने रहेंगे। अब सारी कंट्रीज को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करा दो, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी करा दो, तो कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स ले नहीं पाएगा। इंडिया ने 1995 में और 1996 में इन दोनों ट्रीटीज को साइन करने से कर दिया मना। इंडिया को पता था कि अगर हमने ये ट्रीटीज साइन कर दी तो हम कभी भी आगे एक न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाएंगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जस्ट बगल में चाइना है हमारे, जो एक न्यूक्लियर पावर ऑलरेडी बन चुका है, ये आगे के समय में कभी भी हमारे ऊपर एग्रेसिव पोस्चर अपना सकता है। खासकर 1962 में जो वॉर हुआ था उसके बाद तो इंडिया को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी। तो इंडिया को पता था कि आगे आने वाले समय में हमको न्यूक्लियर पावर बनना ही है। और जब 1998 में पोखरण टेस्ट होंगे, देखिए ना वो जॉन अब्राहम वाली मूवी पोखरण, तो जब 1998 में पोखरण टेस्ट किए इंडिया ने, सब लोग भौचक्के रह गए कि भाई ये क्या हो गया। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इंडिया इतनी जल्दी न्यूक्लियर टेस्ट करके एक न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। अगर 1995 और 96 की ट्रीटी इंडिया साइन कर देता तो हम कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट आगे कंडक्ट नहीं करवा पाते। जैसे इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, रिएक्शन आना ही था। न्यूक्लियर क्लब ने हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, यूएस ने हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, और ये इंडिया को पहले ही पता था कि सैंक्शंस लगने वाले हैं, बट फिर भी कैसे ना कैसे करके न्यूक्लियर पावर तो बनना ही था।
21st सेंचुरी आ गई और 21st सेंचुरी में इंडिया के लिए बहुत सारे एवेन्यूज मिले, बहुत सारे डेवलपमेंट के एवेन्यूज मिले, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, हर तरीके के। बहुत तगड़ी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी हम लोग की पहले डिकेड में, 21st सेंचुरी में। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था 1991 में, ग्लोबलाइजेशन हुआ था जिसके चलते बहुत सारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया था। तो 2000 से लेकर 2010 का जो डिकेड उसमें हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हुई, हमने अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव किया। हमने यूएन की जो पीस कीपिंग मिशंस थे अफ्रीकन कॉन्फ्लिक्ट थिएटर्स में, वहां पे अपने ट्रूप्स को भेजा। ओके, बहुत हद तक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इशू में भी हम इन्वॉल्व हुए। तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे कि अल कायदा, जैसे कि आईसिस, इनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ना मिल पाए, इसमें हमने प्रोएक्टिवली इंगेज हुए, इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की यूएन में। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने बात की। एक आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह हमने कोशिश की कि हमारे एनवायरमेंटल जो एमिशंस हैं वो एक लिमिट से ज़्यादा एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज में हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ा। यूएन के एसएस बजट में हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो पहले 0.34% था, अब वो बढ़ के 0.83% हो चुका है। हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ह्यूमन राइट्स कमीशन में, वर्ल्ड कोर्ट में, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में, इन सब जगहों पे हम लोग एंट्री मार पा रहे हैं। चाइना और यूनाइटेड किंगडम जैसी बड़ी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को हरा पा रहे हैं, जबकि ये दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। तो नो डाउट इंडिया को सक्सेस मिली यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन दो ऐसे मेजर इनिशिएटिव्स हैं जिनको इंडिया नहीं इंप्लीमेंट करवा पाया यूनाइटेड नेशंस में। पहला यह है कि इंडिया चाहता था कि यूनाइटेड नेशंस में एक ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म हम लेके आए। तो ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल टेररिज्म से होगा क्या कि देखिए, टेररिस्ट की एक भाषा होगी जो गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के बीच के फर्क को प्रमोट करती हैं चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज, उसको हम हटा पाएंगे। तो टेररिस्ट की डेफिनेशन को लेके और इस कन्वेंशन के एप्लीकेशन को लेके बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे कंट्रीज, खासकर इस्लामिक कंट्रीज और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज इस चीज के अगेंस्ट आ गई। तो ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म ये पास नहीं हो पाया, और ये पास होना बहुत जरूरी था क्योंकि इससे आईसिस और अलकायदा जैसे बॉडी से भी बहुत इफेक्टिवली लड़ा जा सकता है। तो एक तो ये चीज है जो इंडिया नहीं करवा पाया है यूनाइटेड नेशंस में, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि होना अभी ना के बराबर ही लग रहा है, जब तक हम लोग दूसरे वॉर के ब्रिंक पे नहीं पहुंचेंगे मुश्किल ही लग रहा है, कि इक्विटेबल एक्सपेंशन ऑफ द यूएनएससी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसा 1945 के बाद बना था, आज भी वैसा ही चल रहा है। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो आज भी परमानेंट है, उनके पास आज भी वीटो पावर है। एशिया से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का जो इक्विटेबल मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशंस में, वो हो नहीं पा रही है। सालों साल बीतते चले जा रहे हैं और कोई भी रिफॉर्म यूएनएससी में होते नजर नहीं आ रहे। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि रिफॉर्म्स को अपोज कर रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिडिल पावर्स हैं जैसे इटली, पाकिस्तान, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, उसके बाद भी वो यूएनएससी में किसी भी प्रकार के रिफॉर्म्स नहीं चाह रही हैं। क्यों नहीं चाह रही हैं? क्योंकि अगर यूएनएससी में रिफॉर्म्स हो गए तो जर्मनी और इंडिया जैसी कंट्रीज को मेंबरशिप मिल जाएगी, और इटली और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज मेंबरशिप नहीं ले पाएंगी, ये पीछे छूट जाएंगी। तो बहुत सारी तो ऐसी कंट्रीज हैं जो उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर रिफॉर्म होगा तो हमें मेंबरशिप मिलेगी नहीं, तो प्रेजेंट सिनेरियो चलने लोगो। जो प्रॉपर अभी के लिए 5 कंट्रीज है जिनके पास वीटो पावर है, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि भैया किसी भी तरीके का कोई रिफॉर्म हो, चूंकि वो माई बाप बने हुए हैं और वो चाहेंगे कि भाई हम हमेशा माई बाप बने रहें। तो भाई रिफॉर्म्स तो होते नजर आ नहीं रहे। तो करंट सिचुएशन में इंडिया कैसे अपने चैलेंजेस को टैकल करेगा और यूएन का इस्तेमाल करेगा उनको टैकल करने में, ये एक बहुत बड़ी चीज है। 1 जनवरी 2021 से इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर बन जाएगा यूएनएससी का 2 साल के लिए। इंडिया के सामने इस समय बहुत सी प्रॉब्लम है। एक इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है, चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है, बहुत सी चीजें हैं। तो यहां पे इंडिया किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस का प्रयोग करता है अपनी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, ये एक बहुत मेजर इशू बनकर हमारे सामने आ रहा है। खासकर अगर आप यूएस चाइना की ट्रेड राइवलरी और बाकी स्फीयर्स की राइवलरी को देखो, ताइवान के एंगल को देखो। हालांकि इंडिया अभी वेटिंग गेम भी खेल रहा है, क्योंकि यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं, और इलेक्शन होने के बाद जो सरकार चुन के आएगी यूएस में, उसका क्या स्टैंड रहता है, इस पे भी बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहता है। ओपनली इंडिया चाइना के अगेंस्ट हो सकता है, इसलिए ना बोल रहा हूं क्योंकि यूएस में बैठे हैं इस समय पे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के बाद आएंगे जो बाइडन। जो बाइडन चाइना के प्रति इतने ज्यादा एग्रेसिव होंगे, इस बात पे थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट चलते हैं, हिटिंग वेयर इट हर्ट्स एट द यूएस इलेक्शन नियर्स, वर्क वीजास हैव बिकम पॉलिसी टारगेट्स फॉर द व्हाइट हाउस। एक और टारगेट किया है यूएस ने। क्या कर रहा है यूएस? द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज वंस अगेन टाइटन्ड द स्क्रूज ऑन द कंट्रीज इमिग्रेशन सिस्टम इन अ मैनर दैट इज लाइकली टू डायरेक्टली इंपैक्ट इंडियन कंपनीज कॉन्ट्रैक्टिंग विद अमेरिकन फर्म्स। देखिए, अमेरिकन फर्म्स इंडियन फर्म्स के साथ
कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, आउटसोर्सिंग के फील्ड में, बहुत जगहों पे। उसके चलते एक होता है ऑन साइट वर्क। अमेरिकन कंट्रीज का जो काम होता है, अमेरिकन कंपनीज का जो काम होता है, वो इंडियन कंपनीज इंडिया में बैठ के करती हैं, लेकिन कभी कभी इन वर्कर्स को ऑन साइट भेजा जाता है, और ऑन साइट पोस्टिंग इन वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें अच्छे खासे पैसे भी बन जाते हैं और फॉरन हर कोई जाना चाहता है। अभी इस तरीके के ऑन साइट वर्क के लिए एक वीजा इशू किया जाता है जिसको बोला जाता है टेम्पररी और B1 बिजनेस वीजा। ये H1B वीजा नहीं है दोस्तों। H1B वीजा एक लंबे समय के लिए मिलता है, B1 वीजा कुछ समय के लिए मिलता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना। तो भैया काम करने गए आप ऑन साइट, आपने 6 महीने काम किया, आप वापस आ गए। स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला है, प्रपोज किया है कि भैया ये जो टेम्पररी B1 बिजनेस वीजा है ना, इसको भी बंद करो। और बंद करने की बात क्यों कर रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की? ये बोल रहे हैं कि भैया अंडर द गाइज ऑफ बिजनेस रिलेटेड एंट्री ऑफ पर्सनल, कंपनीज वर सेंडिंग देयर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स फॉर शॉर्ट टर्म स्टेज टू वर्क ऑन यूएस जॉब्स। मतलब कि बिजनेस रिलेटेड एंट्री ऑफ प्रोफेशनल का ऊपर का चोला पहन के ये जो कंपनीज हैं, ये अपने टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को भेज रही है शॉर्ट टर्म स्टेज के लिए, यूएस जॉब्स के लिए। यानी H1B हमने बंद करवा दिया, तो ये B1 वीजा का प्रयोग करके यूएस में नौकरी करने के लिए बाहर वालों को भेज रहे हैं, और इससे यूएस के जो वर्कर्स के वेजेस हैं वो कम होती हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कम होते हैं। ये हम होने नहीं देंगे। हम यूएस वर्कर्स का ध्यान रखेंगे। इन फॉरेन नेशनल्स की एंट्री को किसी भी हाल में बंद करना है। कुल मिला के व्हाइट हाउस पीछे पड़ के रह गया है इन वर्कर्स के, मतलब बाहर से लोग आके यूएस में काम ना करें। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी इशू बन गया है यूएस की सरकार के लिए, अभी के लिए जो सरकार है। ओके, और ये जो स्टेप लिया गया है, ये जस्ट तुरंत ही लिया गया है। आज देखिए दोस्तों, लगभग है 24 अक्टूबर, और 3 नवंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। तो बिल्कुल ही एंड टाइम पे ट्रंप इस टाइप के स्टेप्स ले रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपनी तरफ खींच सके। इससे पहले इन्होंने ये भी बोला था कि H1B वीजा की प्रोसेसिंग को हम 31 दिसंबर 2020 तक रोक रहे हैं। ग्रीन कार्ड की प्रोसेसिंग रुक गई, और एनालिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया है कि मिस्टर ट्रंप ने 22 जून 2020 को जो नए H1B वीजा को इशू करने से मना किया, उसके चलते 2,19,000 वर्कर्स पे फर्क पड़ सकता है, जिसमें से बहुत सारे इंडियंस होंगे। तो बहुत सारे इंडियंस जिनको जॉब मिल रही थी यूएसए में, वो 22 जून 2020 वाले ट्रंप के बैन के चलते यूएस में अब एंट्री नहीं मार पाएंगे। अब इस चीज का दोस्तों देखिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में तो गुस्सा हो गई। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगी कि हमारे आपके साथ इतने अच्छे रिलेशन है, और आप हमारे ही लोगों को अपने यहाँ आने से, काम करने से रोक रहे हो। हमारे लोगों ने आपकी प्रोग्रेस में इतना मेजर रोल प्ले किया है, और उसके बाद भी आप हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो इंडिया अगर यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो यूएस को ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, इंडियन गवर्नमेंट भी अभी शांत बैठी। कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट भी ये बात जानती है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये एक इलेक्शन गमिक है। इलेक्शन के बाद जो नई सरकार चुन के आएगी, वो एक्चुअली में क्या करेगी, ये देखना बहुत जरूरी है। यूएस का अगर आप जॉब मार्केट देखो, तो कोरोना वायरस के बाद जॉबलेसनेस और अनएम्प्लॉयमेंट यूएस में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अप्रैल 2020 तक 14.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच गया था यूएस में। हालांकि उसके बाद थोड़ा कम भी हो रहा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ऐसा नहीं है। अब बात यहां पे ये निकल के आती है, ऑथर सीधे सीधे सम अप कर रहा है कि भैया देखिए, मिस्टर ट्रंप ने बाहर के लोगों को वीजा देना कम करने की बात की, इमिग्रेशन को थोड़ा चेक करने की बात की, रोकने की बात की, और कहीं ना कहीं यूएस के लोगों को ट्रंप का ये जो एटीट्यूड है वो पसंद आ रहा है। तो जो दूसरी पार्टी है ना, डेमोक्रेट पार्टी, जो बाइडेन की पार्टी को भी ये लगेगा कि भाई ये एक बहुत पोटेंट पॉइंट है। तो मिस्टर ट्रंप ने इतने सारे वीजा इशुएंस को रोक दिया है। अभी एकदम से जो बाइडेन आएंगे और उनकी कमला हैरिस आएंगी वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी, वो एकदम से वीजा रिस्ट्रिक्शंस को हटाएंगे नहीं, क्योंकि एकदम से वीजा रिस्ट्रिक्शंस को हटाएंगे तो यूएस के लोग उनसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस के लोग भी चाहते हैं कि भाई हमारी जॉब हमारे लिए है, इसके लिए आप बाहर वालों को क्यों एंट्री दे रहे हो यहाँ पे। समझ गए ना? तो कुल मिला के चीजों पे क्लैरिटी तब मिलेगी जब नई सरकार चुन के आएगी। लेकिन जो कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज को भेजती हैं यूएस में जॉब करने के लिए, और वो लोग जो ये सपना सजा के बैठे हैं कि हम H1B वीजा लेके और बाद में ग्रीन कार्ड लेके यूएस के नागरिक बन जाएंगे, उनके लिए थोड़े इश्यूज तो देखिए आने वाले हैं। इतना आसान नहीं रह जाएगा अब उनके लिए यूएस जाना, यूएस में जाके काम करना। खासकर कोरोना के पैंडेमिक के बाद भले ही ट्रंप हार जाए, जो बाइडेन आ जाए, तब भी बहुत मुश्किल होगा। एंट्री होगी, बंद होने वाला नहीं है, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एंटर यूएस ऑन अ वर्क वीजा नाउ। आगे बात करते हैं, टेकन ऑन सेंटर ऑन स्टेट्स रिजेक्टिंग फार्म लॉज। स्टेट्स एग्रीड बाय सेंटर फार्म लॉज आर अडॉप्टिंग बोथ लेजिस्लेटिव एंड लीगल मेंबर्स। यानी लेजिस्लेटिव मेजर्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स फार्म बिल्स के इफेक्ट को निगेट करने के लिए, और लीगल मेजर्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव मेजर्स मतलब वो अपने नियम कानून लेके आ रहे हैं, जैसे पंजाब लेके आए। लीगल मेजर्स मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जाके फार्म बिल्स को चैलेंज करेंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़।
चलो बात करते हैं, आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। पंजाब एफर्ट्स टू स्टेट to enact state amendments to override the effects of Congress' new agriculture laws epitomize the difficulties in managing the conflict between liberalizing the prime sector and protecting small and marginal farmers from the exogenous transition। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांजिशन करना चाहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व हो एग्रीकल्चर में। सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है कि एपीएमसी मंडी में मिडिलमैन बहुत करप्शन करते हैं। अगर प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, फार्मर्स के पास चॉइसेस बढ़ जाएंगी, फार्मर्स का प्रोड्यूस ज्यादा पैसे में बिक पाएगा। फार्मर्स और पंजाब स्टेट क्या बोल रहा है कि आप इन प्राइवेट मंडी को लाके एमएसपी के रिजाइम को खत्म करना चाहते हो, और इन प्राइवेट प्लेयर्स कोई दूध के धुले तो है नहीं, तो ये फार्मर्स का और एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। अब यहां पे एक बहस सी चल रही है। सेंटर ने लॉ इनैक्ट कर दिया, और इस सेंटर के लॉ को इनैक्ट करने से पंजाब रोक नहीं पाया। जब पंजाब रोक नहीं पाया तो अकाली दल, जो कि मेन अपोजिशन है स्टेट में, इन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर को विड्रॉ कर लिया। तो सेंटर में जो हरसिमरत कौर जी थी, जो कैबिनेट मिनिस्टर थी, इनको विड्रॉ कर लिया, और नेशनल एनडीए गवर्नमेंट का जो इनको सपोर्ट था ना सेंटर पे, इससे ये वॉकआउट कर गए। इन्होंने साफ साफ बोला कि जो सेंट्रल एक्ट ऑफ फार्म बिल्स हैं, दे आर ग्रेव डेट्रीमेंट एंड प्रिजुडाइज टू एग्रीकल्चरल कम्युनिटी। और आपको पता है कि जो पंजाब की इकोनॉमी है वो प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है पंजाब की इकोनॉमी में। तो अब बात यह है कि पंजाब अपने खुद के नियम कानून लेके आ रहा है इस चीज को निगेट करने के लिए। यहां पे पंजाब की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूं दोस्तों। पंजाब की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 117 सीटें हैं, और वहां पे जो गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास इस समय पे पंजाब में 117 में से 79 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी के पास 19 सीटें हैं। शिरोमणि अकाली दल के पास 14 सीटें। तो 117 में से शिरोमणि अकाली दल के पास 14 सीटें, और इनके पास लोकसभा में 2 सीटें थी, जिसमें थी एक थी हरसिमरत कौर जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थी, और बीजेपी के पास पंजाब में केवल 2 सीटें। तो बीजेपी की जो प्रेजेंस है पंजाब में वो है भाई ना के बराबर। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं। पंजाब बिल्कुल ही अगेंस्ट है। कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल जो एक तरीके का मूवमेंट छेड़ दिया है इसने बीजेपी के अगेंस्ट और फार्म बिल के अगेंस्ट, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब अकाली दल का सपोर्ट कर रहे हैं। कहां पे? पंजाब में। साफ साफ अकाली दल ने बोला है, और अकाली दल इज द मेन अपोजिशन इन द स्टेट। उन्होंने ये बोला है कि भैया देखिए, हम एनडीए गवर्नमेंट के साथ अब किसी भी तरीके का रिश्ता नहीं रखेंगे। हम एनडीए गवर्नमेंट से वॉकआउट कर रहे हैं। हालांकि उनके पास लोकसभा में केवल 2 ही एमपी थे, तो उनके वॉकआउट करने से बीजेपी की मेजॉरिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब बोल क्या रहे हैं अकाली दल के लोग और पंजाब के लोग एज अ होल, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं कि देखिए, जो एग्रीकल्चरल सेंसस था 2015-16 का पंजाब का, वो ये बोलता है कि 86.2% ऑफ द फार्मर्स के पास 5 एकड़ से कम लैंड है, और इसमें से ज्यादातर के पास 2 एकड़ से कम लैंड है। तो इनके पास मल्टीपल मार्केट का एक्सेस होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर आप प्राइवेट मंडी ले आते हो, और प्राइवेट मंडी में किसी भी तरीके की आप कोई फीस वगैरह नहीं लगाते हो, तो उस केस में धीरे धीरे जो एपीएमसी मंडी है वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी, और एपीएमसी मंडी हो जाएंगी बंद। जब एपीएमसी मंडी बंद हो जाएंगी तो फार्मर्स के पास जो अवेलेबिलिटी है, जो ऑप्शन है, वो बहुत कम हो जाएंगे, और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ किसी भी तरीके का फेयर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट नहीं निगोशिएट कर पाएंगे फार्मर्स। तो फार्मर्स के लिए जरूरी है कि वो एक फेयर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट को निगोशिएट कर पाए, किसके साथ? प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। बट प्राइवेट प्लेयर्स तो प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हो। प्राइवेट प्लेयर्स हमेशा से जाने जाते हैं लोगों को नीटने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट फिर भी कुछ ना कुछ कर देती है। तो एपीएमसी मंडी जब तक स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर थी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती थी फार्मर्स के इंटरेस्ट के लिए। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स तो सिर्फ कॉमर्शियल मोटिव पे काम करते हैं, उनको किसी के इंटरेस्ट से कोई मतलब है नहीं। फिर भाई यहां पे जो स्टेट के बिल्स लाए गए उसके थ्रू सेंटर ने ये बोला है ना कि भैया एपीएमसी मंडी के बाहर जो भी मंडी लगाई जाएगी उस पर ट्रेड और ट्रांजैक्शंस पे किसी भी प्रकार की फी नहीं होगी। इस ऑब्जेक्टिव को निगेट करने की कोशिश की है रिसेंटली ये जो पंजाब गवर्नमेंट द्वारा लाए गए बिल्स हैं। ओके, तो एपीएमसी मंडी के बाहर काम करने वाली मंडी के ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा, ये बोला सेंटर के फार्म बिल्स में। पंजाब अपने फार्म बिल्स से बोल रहा है कि नहीं भाई टैक्स लगेगा। फिर पंजाब गवर्नमेंट इन नियम कानूनों से यह भी बोल रही है कि भाई अगर किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे फार्मर्स को हैरेस करके या फिर उनको प्रेशराइज करके बोला जाता है कि अपने प्रोड्यूस को एमएसपी से नीचे पे बेचो, तो उस केस में उस पर्सन को जो कि उनको प्रेशराइज कर रहा है, परसुएट कर रहा है, हैरेस कर रहा है, उसको जेल में डाला जा सकता है। दिस विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस। यानी यहां पे पंजाब असेंबली जो कुछ भी कर रही है, जो भी उनके प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, ये सीधे सीधे सेंटर के अमेंडमेंट के अगेंस्ट है। सीधे सीधे 3 साल की सजा अगर आपने एमएसपी से नीचे पे
फार्मर से कुछ भी खरीदने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं देखिए लॉन्ग टर्म जो मोटिव है फार्म बिल्स का सीधे सीधे ये है कि भाई एमएसपी को करना है खत्म। बात यह है कि एमएसपी को कोई स्टैट्यूटरी लॉ तो बनाया नहीं गया, या तो आप स्टैट्यूटरी लॉ बना दो एमएसपी को तो वो एक नियम कानून बन जाएगा और वो तब तक चलेगा जब तक उस नियम कानून को हटाया नहीं जाएगा। एमएसपी तो एग्जीक्यूटिव की विल पे डिपेंड करता है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनली डिसाइड करेगी कि एमएसपी को बढ़ाना है कम करना है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस ये एमएसपी को प्रपोज करता है और फाइनली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको इंप्लीमेंट करती है। कल की डेट में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स नहीं इंप्लीमेंट करना चाहे तो वो इंप्लीमेंट होगा नहीं। तो या तो आप स्टैट्यूटरी स्टेटस दीजिए एमएसपी को, तो एक लॉ लेके आई पार्लियामेंट में जिसमें बोलिए कि नहीं भाई एमएसपी तो फार्मर्स को मिलेगा ही मिलेगा। आप ये बोल नहीं रहे हो, आप वर्बल एश्योरेंसेस दे रहे हो। मतलब पंजाब के जो लोग हैं वो सेंटर को ये बोल रहे हैं कि आप तो एमएसपी को लेके वर्बल एश्योरेंसेस दे रहे हो, आप बस अपने मुंह से बोल रहे हो कि हाँ भाई एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, जबकि आपकी सारी एक्टिविटीज दिखा रही है कि आप एमएसपी खत्म करने की बात कर रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि आप एमएसपी खत्म नहीं करोगे तो आप एक काम करो, आप एक स्टैट्यूटरी लॉ लेके आओ जिससे आप ये बोलो कि एमएसपी मैंडेटरी, एमएसपी से नीचे चीजें नहीं बेची जा सकती। बट ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नहीं करेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्राइवेट मंडियों को इसलिए लेके आ रही है कि जो कॉस्ट है ना वो प्राइवेट मार्केट के हिसाब से हो जाए। और अगर वो प्राइवेट मार्केट के हिसाब से हो गई तो जो हमारे देश के गरीब फार्मर्स हैं वो कभी कंपीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर आगे बात की जाए। पंजाब ने जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं उनकी लीगैलिटी की बात देखते हैं। देखिए सेंटर ऑलरेडी इस चीज पे लेजिस्लेशन बना चुका है, और सेंटर ने जो फार्म सेक्टर में लेजिस्लेशन बनाया है वो किस बेसिस पे बनाया है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो एंट्री 33B है वो बोलती है ट्रेड एंड कॉमर्स इन द प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ्स, और इस फूड स्टफ में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी शामिल कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब कितना सही कितना गलत ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन स्टेट लिस्ट अब साफ साफ बोल रही है कि एग्रीकल्चर इज अंडर द लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ द स्टेट्स। तो हम जो भी नियम कानून बनाएंगे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो हमारे लेजिस्लेटिव डोमेन में आता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इससे रिलेटेड नियम कानून सेंटर ऑलरेडी एंट्री 33B के अंदर बना चुका है। तो अब अगर स्टेट कोई भी नियम कानून बनाते हैं तो वो जाएगा प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, और प्रेसिडेंट तो असेंट भैया सेंटर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको प्रेसिडेंट असेंट देने वाले हैं नहीं। तो यहां पे सीधी सीधी बात यह है कि आप एक ऐसे इशू के ऊपर बात कर रहे हो जिससे पूरा देश रिलेट करता है। बहुत बड़ी फार्मिंग कम्युनिटी इन बिल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब इतनी बड़ी फार्मिंग कम्युनिटी इन बिल्स के ऊपर डिपेंड करती है तो आपको इस बिल को काफी बहस और काफी डिस्कशन के बाद पास कराना चाहिए था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इस बिल को लोकसभा राज्यसभा में पास कराया है ये तो आपने देखा ही है। ऐसा लगा कि जबरदस्ती बस खींच के पास करा दिया, जबकि इनका इतना जबरदस्त अपोजिशन हो रहा था। ओके, प्रॉब्लम यह भी है कि सेंटर ने किया क्या है कि 33B जो लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट की, जो बोलती है ट्रेड एंड कॉमर्स इन प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ, इसमें फूड स्टफ में आपने एग्रीकल्चर को जोड़ दिया। अरे कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं, स्टेट लिस्ट में साफ साफ एग्रीकल्चर लिखा है, तो आप फूड स्टफ में पूरा का पूरा एग्रीकल्चर डाल दोगे, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी बहस है। तो यहां पे जो स्टेट्स हैं जो इन फार्म बिल्स को अपोज कर रहे हैं वो दो तरीके अपना सकते हैं इस फार्म बिल को अपोज करने के लिए। पंजाब जैसे स्टेट्स क्या बोल रहे हैं कि हम अपने खुद के बिल बनाएंगे और अपने खुद के बिलों के थ्रू ये जो कुछ भी फॉर्म बिल के थ्रू सेंटर ने करने की कोशिश की है इसको हम कर देंगे नेगेट। और ये तरीका अपना रहा है पंजाब, और मोस्ट प्रॉब्ली ये तरीका राजस्थान भी अपनाएगा, राजस्थान भी ऐसे बिल्स लेके आने वाला है। बट पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं जो चीज पंजाब और राजस्थान अपने बिल में लेके आएंगे वो कुछ हद तक एंट्री 33B ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट में भी पहुंच जाएगी, और एंट्री 33 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर ऑलरेडी नियम कानून इससे रिलेटेड बना चुका है। तो पंजाब और राजस्थान अगर इससे रिलेटेड नियम कानून अब बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के असेंट की जरूरत पड़ेगी अगर इन नियम कानूनों को लागू करना है। दूसरा एक ऑप्शन यह है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो एक अल्टरनेट वे अपना रहे हैं। छत्तीसगढ़ सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है इन फार्म बिल्स को अपोज करने के लिए। तो बात यह है कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे देश के मिलियंस ऑफ फार्मर्स को अफेक्ट करता है, फार्मर्स एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, यहां पे इस तरीके की सेंट्रलाइज्ड अप्रोच सही नहीं है। यहां पे डिस्कशन के साथ आपको चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहिए, ना कि अपने आप आपने सेंट्रलाइज तरीके से कुछ भी कर दिया। ये डिक्टेटरशिप चल नहीं पाएगी। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।